अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और ये फोरम है डायबिटीज़ पाकिस्तान का, यानी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का। और ये प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज़ पाकिस्तान पे। और प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम सर। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के, और अलावा अज़ीं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख, आपका बहुत शुक्रिया आने का। डॉक्टर साहब, रमज़ान अगले माह इंशाल्लाह शुरू होगा, तो क्या प्लान करते हैं आपके, कोई रमज़ान के हवाले से हम कब कोई शो करें? देखिए, रमज़ान के हवाले से क्योंकि जो बहुत सारे हमारे डायबिटिक पर्सनस हैं या अफराद हैं, इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि वो रोज़ा रखें। और ये दुनिया में ट्रेंड है, मुस्लिम दुनिया के अंदर भी, कि तकरीबन 80 से 85% के करीब मुसलमान जो हैं जो डायबिटिक तो हैं लेकिन रोज़ा रखना चाहते हैं, और उनके दिल के अंदर ख्वाहिश भी होती है। और इसलिए बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम, एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आता है कि कहीं इनकी शुगर लो ना हो जाए। इसका हमें खदशा हर वक्त हर दम मौजूद रहता है। और ये होता है कि कौन से अफराद रोज़ा रखें। तो ये हमें कुछ इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा, अगले जो 2 प्रोग्राम हैं, हम रमज़ान की तैयारी के हवाले से बात करें कि रमज़ान कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं, और अगर अपनी अद्वियात में तब्दीली चाहते हैं वो कैसे करें, रोज़े की हालत में वर्जिश कैसे करें, रोज़े की हालत में शुगर कैसे टेस्ट करें, रोज़ा किन हालत में तोड़ लें, इस तरह के मसाइल जो हम उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं वेलकम करूँगा कि अगर इसी प्रोग्राम के बाद वो अपने जो क्वेश्चन है रमज़ान के हवाले से, जो उनके दिल में हैं, ख्वाहिशात हैं कि ये मैं रोज़ा रखना है लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम आती है, तो वो अब लिख के भेज दें। हम उनको जो क्वेश्चन और आंसर भी साथ साथ हम कवर करेंगे, ताकि उसी के रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को भी तरतीब दे सकें। ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम, क्योंकि सिलसिला जो चल रहा है कि ख़ुद अपनी डायबिटीज़ की निगहदाश्त कैसे करें, अपनी डायबिटीज़ को कैसे साथ लेके चलें, क्योंकि ये फ़िलहाल कोई जिस चीज़ का इलाज हो जाए, मुकम्मल तौर पे शाफ़ी इलाज हो जाए, उस तरह की ट्रीटेबल चीज़ नहीं है डायबिटीज़। मगर खुशखबरी ये है कि ये वेरी वेल मैनेज्ड है। तो हम ये एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं आपके साथ ही कि किस तरह से सेल्फ़ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ सीख लें, एजुकेशन को सीख लें। आज मैं मिस नादिया से कहूँगा कि जो सवाल पहला आप पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से वो है हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। अच्छा, पहले हम जो टर्मिनोलॉजी ना, हाइपरग्लाइसीमिया, ये 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है। हाइपर ज़्यादा, इसका उलट है हाइपो, ठीक है ना, जो कम। और ग्लूकोज को कहते हैं, ईमिया ब्लड को कहते हैं, यानी ये लैटिन वर्ड हैं जिनको आप मिला के, तो इसका जो तर्जमा ये बनता है कि खून में शुगर की ज़्यादती, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें, कोई भी शुगर का लेवल जो अपने नॉर्मल हदूद से ज़्यादा, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। जी। और इसका जो है, मिसाल के तौर अगर हम ये सेट करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी का जो शुगर लेवल, डायबिटिक पेशेंट की बात करें, उसको 140 मिलीग्राम से नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर उसका बहुत ज़्यादा है, 200 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर उस कैटेगरी से नीचे आ रहा है, 60 मिलीग्राम से नीचे आ रहा है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया। तो बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको ये याद रखिए कि 2 चीज़ें हैं कि हाइपो और हाइपर की, जैसे मैंने अभी बात की। हाइपरग्लाइसीमिया के जो नताइज हैं वो इमीडिएट नताइज कम होते हैं, यानी जो फौरी नताइज उसके, यानी उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी की शुगर हाई हो गई है, 300-400 पे चली गई, उसको फौरी तौर पे हो सकता है उसको कोई इफ़ेक्ट ना आए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, अगर हम मुसलसल हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार एक पेशेंट रहता है, तो उसके फिर प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। पर इसके बरक्स जो हाइपोग्लाइसीमिया, उसके नताइज फौरी होते हैं, यानी शुगर लो होगी, वो एक इमरजेंसी है, तो आपको फौरी तौर पर टैकल करना है। तो हाइपरग्लाइसीमिया बाज़ अक्सर औकात प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन
जैसे टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट के अंदर जैसे उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाए तो वो कीटोएसिडोसिस में यानी उनके खून में तेज़ाबी मादों की तादाद बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी होता है और इमरजेंसी के तौर पे कंट्रोल करना पड़ता है, उनको इंसुलिन चाहिए होती है फौरी तौर पे। तो उस टाइप 1 के अंदर एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो आराम से बैठे होते हैं। तो इसका एक नुकसान क्या होता है इसका हाइपरग्लाइसीमिया का, एक बिहेवियर पे क्या तब्दीली आती है, एटीट्यूड कैसे हो जाता है। अगर किसी इंसान की शुगर ज़्यादा रहती है और मुसलसल ज़्यादा रहती है तो उसका नतीजा ये होगा कि एक तो उसको कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन शुगर एक, मैं इसको कहता हूँ ये कोल्ड बीमारी है, ये ठंडी बीमारी है, किसी को कुछ नहीं कहती। अगर किसी का शुगर लेवल 300 पे है, 400, हो सकता है उसको कोई तकलीफ़ हो, प्यास ज़्यादा लग रही हो, भूख ज़्यादा लग रही हो, दर्द वगैरह हो, लेकिन अक्सर औकात कुछ नहीं कह रही, तो ये सिम्प्टोमेटिक होती है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो मरीज़ है वो लापरवाह हो जाता है। यानी अगर शुगर 300 भी है, वो कहता है जी मैंने सब कुछ खाया, भी आधा किलो मिठाई भी खाई है और मेरी शुगर 300-400, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है। तो उससे नतीजा क्या होता है, वो ये नतीजा उसका दिमाग ये करता है कि ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, तो उसका आदी हो जाता है। जब उसका आदी होता है तो अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो और अपने इलाज के अंदर कोताही बरतता है, अपनी दवाइयाँ मिस करना शुरू कर देते हैं और अपनी डोज कम कर देते हैं, मुझे तो कुछ है ही नहीं है, या डॉक्टर के पास विज़िट ही नहीं करते और अपनी दवाइयाँ कहीं छोड़ ही देते हैं। ये तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ये इस लिहाज से ये धोखा खा जाते हैं। तो इस पे जो इस एटीट्यूड पे, इस बिहेवियर पे काबू पाने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वो तो बहुत सारी हैं, वो हम मेरे ख्याल से डिस्कस करेंगे उसमें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अलामात हाइपरग्लाइसीमिया की क्या है? अलामात जैसे मैंने बताया बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं, कई लोग आराम से बैठे हुए, कोई अलामत नहीं है, और कुछ लोगों के अंदर सिम्प्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है। यानी आप समझें कि अगर किसी को शुगर उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसमें हो सकता है कि उनको प्यास की ज़्यादती हो, क्योंकि बहुत सारा यूरिन वो पास कर रहे होते हैं, उनके जिस्म में पानी की कमी होती है तो वो प्यास की, उनको पानी की क्रेविंग होती है, पानी की तरफ भागते हैं। और दूसरा है कि उनका बार बार जो होंठ हैं खुश्क होते हैं, मुंह खुश्क होता है और उनको प्यास लगती है, ये है। तीसरा है कि उनके जो टांगों में दर्द, जिस्म के अंदर दर्द वो हो सकता है। जो जिस्म के अगर किसी हिस्से में कोई ज़ख्म या कोई ऐसी चीज़ उनको होगी, इन्फेक्शन हो गई है, वो देर से मुंदमिल होती है और देर से ठीक होती है। और उसके अलावा जो कि अगर उनको यूरिन ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, तो उनको ग्लूकोज़ यूरिन में जो उनका एक्सक्रीट होता है उससे उनको उस जेनिटल एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, जिसमें इचिंग भी होती है, और जेनिटल इन्फेक्शन जो फंगस इन्फेक्शन की सूरत में होती है वो ज़्यादा हो सकती है। और कुछ लोगों के अंदर वेट कम हो जाता है, उनका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि उन लोगों की जो नज़र है वो वेरिएबल हो जाती है, कभी उनको धुंधला नज़र आता है, कभी उनको सही नज़र आता है। जब उनका शुगर लेवल नॉर्मल तो नॉर्मल नज़र आता है, जब उनकी जो शुगर लेवल हाई होता है, क्योंकि लेंस के अंदर पानी, आँख का लेंस होता है, उसके अंदर पानी होता है, तो पानी नुचड़ जाता है, जैसे जिस्म से नुचड़ा, तो उससे उनकी नज़र पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, तो वेरिएबल काइंड ऑफ विजुअल एक्टिविटी आ सकती है। और ये 4-5 चीज़ें हैं जो अक्सर औक़ात है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अलामात सुपर इम्पोज भी कर जाती हैं। अब लो ब्लड शुगर के साथ भी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट को हाई शुगर के बावजूद भी ये अलामात नहीं है तो फिर भी हमें इसको जो है मैनेज तो डेफिनेटली एक लाइन के हिसाब से करना है कि अलामात होना तो ठीक है, अलामात से हमें अपने दुश्मन का पता चल जाता है कि किस इंटेंसिटी की इस प्रॉब्लम है। अगर अलामात नहीं हैं तो फिर हमें फौरी तौर पे फिर भी अपना इलाज है वो प्रॉपर लाइंस पे करना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के होंठ खुश्क होते हैं, मुंह सूखता है या पेशाब ज़्यादा आता है, या रात को बार बार जागना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है, देखें, अगर इसकी सिंपल एक मिसाल समझें आप कि अगर कोई इंसान नॉर्मल आदमी, आप, मैं या कोई भी, हम मिठाई खाते हैं, बहुत एक मीठा शरबत पी ले बहुत ज़्यादा थिक, या हमें बहुत सारी मिठाई एकदम के, तो हमें एक प्यास की फीलिंग होती है।
फौरी तौर पे हम पानी इसको पिएं। होता ये है कि जब आप ये जो ग्लूकोज लेवल या मीठी चीज़ हम जिसम खून के अंदर एक मिठास है, तो वो आपके जो इर्द गिर्द के खुलियात होते हैं उससे वो पानी को खींच लेती है। अच्छा, तो इससे प्यास की एक कैफियत बनती है। मतलब हमारे मुंह में से जब मीठा या मिठाई गुजरती है तो जहाँ जहाँ वो गुजरेगी तो साथ साथ खुलियात से पानी निकले, तो आपको एक फीलिंग होगी। तो सिमिलरली हमारे जब खून के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो वो जितने भी खुलियात होते हैं, जिसम जब खून गर्दिश करता है तो जिसम का पानी उसके अंदर खून के अंदर आना शुरू हो जाता है, वो खींच लेता है पानी को। तो उससे जो खुलियात में तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो जो खून है उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब ये खून का पानी के वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, जब ये गुर्दों को जाता है तो गुर्दे समझते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करते हैं, उसको यूरिन में खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो प्यास लगी और साथ यूरिन भी ज़्यादा बना, तो जब यूरिन ज़्यादा निकला तो फिर डिहाइड्रेशन खुलियात को तो वो पानी के लिए डिमांड करेंगे, तो आपका प्यास जो है वो उसका वो बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, ये टांगों में दर्द या इधर शोल्डर्स में दर्द, ये जिनकी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर बड़ी होती है, इनको जिसमें दर्द क्यों होती है ज़्यादा और कमज़ोरी का एहसास क्यों? हाँ, देखें, हमारा जो मसल्स हैं उनको एक ख़ुराक की ज़रूरत है। ये मसल्स एक पूरी एक मशीन है जिसका जो ईंधन है वो ग्लूकोज़ है। यानी हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज़ बन के वो खून के अंदर शामिल होता है। जब ये खून मसल से गुज़रता है तो मसल्स इसमें से ग्लूकोज़ को ले लेते हैं और अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस अमल के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब इंसुलिन बनती नहीं है तो मसल्स को ग्लूकोज़ मिलता ही नहीं है। यानी खून में तो गर्दिश कर रहा है ग्लूकोज़, लेकिन जहाँ उसको पहुँचना चाहिए उस मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचता। ये बिल्कुल इसी तरह कि आप गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाते हैं और उसका प्लग निकाल लेते हैं। जब प्लग निकालें आप लाख उसको आप स्टार्ट करने की कोशिश, स्टार्ट नहीं होगा। तो जो गाड़ी का प्लग है उसकी मिसाल जिस इंसानी जिसमें इंसुलिन एक प्लग है जो आपके ग्लूकोज को हेल्प करती है मसल्स के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए। जब वो नहीं होता तो उसके जो मसल्स हैं उन्होंने तो काम करना है, वो तो मशीन है। जब चलेंगे कमज़ोरी होगी, दर्द होगी, क्योंकि उनको ग्लूकोज मिल रहा है। दर्द इसलिए होती है कि वो ग्लूकोज के बगैर कुछ दूसरे मटेरियल यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे, तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है, तो उससे उनको पेन शुरू हो जाती है। तो ये एक अलामात होती हैं, यानी कमज़ोरी भी फील होती है, वज़न भी कम हो रहा है, टांगों में दर्द भी हो रही है क्योंकि ग्लूकोज मिल नहीं रहा। अक्सर वज़न में क्यों कमी हो जाती है? वज़न में इसलिए कमी होती है कि जब हम ग्लूकोज, जैसे मैंने भी गुजारिश की है कि हमारा ग्लूकोज पट्ठों को नहीं मिलता, तो हमारे पट्ठों ने काम तो करना है ना, वो मशीन तो चलनी है, हमने चलना फिरना है, सांस लेना है, बाकी पट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी फैट होती है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपको किसी इलाके में गैस ना किसी को मिले और बिल्कुल और कोई ईंधन का ज़रिया ना, तो वो आप बड़ी कीमती लकड़ी जलाना शुरू कर देते हैं कि ताकि हमें एनर्जी तो लेनी है, तो बॉडी ने एनर्जी तो लेना है। तो आम जो चीप फ्यूल है वो ग्लूकोज है, तो जो कॉस्टली फ्यूल है वो आपकी फ़ैट है। तो जब चीप फ्यूल नहीं, ग्लूकोज नहीं मिल सकता, वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो बॉडी की फ़ैट है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब बॉडी फैट इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी फ़ैट लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं, इससे वज़न कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनको ये कोई इसमें मदद मिल सकती है कि वो कोई और फिनोमेना है? देखिए, वज़न कम करना ना, एक है वज़न कम होना और एक है वज़न कम करना। वज़न कम होना तो ये है कि आप बीमारी से कम हो रहा है, आपकी कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेस है, आपका कम हो रहा है, कोई उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं की, कोई वर्जिश नहीं की, कोई डाइट नहीं की, लेकिन आपको बीमारी, आपका जो जिस्म है वो आपका घुल रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो वज़न कम करना वो आप एफर्ट से कम करते हैं, अपनी जद्दोजहद से कम करते हैं, अपने डाइट के साथ आप चलते हैं, अच्छी डाइट मैनेज करते हैं अपनी डाइट को और वर्जिश को अपना मामूल बनाते हैं। तो उससे जो वज़न कम होगा तो एक हेल्दी साइन है, उससे वो एक अच्छा इफ़ेक्ट आपके बॉडी को देगा। लेकिन बीमारी से वज़न कम होना, इससे कैटाबॉलिक स्टेट, या जिस तरह आप समझते हैं कि ये आपका जिस्म खुद ही घुल रहा है, सादा लफ्ज़ों में। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ज़ख़म जो है वो भी आप फरमाते हैं कि डायबिटीज़ में ज़ख़म जो है जल्दी रिकवर नहीं करते, इसकी क्या वजह? हाँ, देखिए, जो आप ये देखें कि हमारा जो कोई इन्फेक्शन है
या कोई ज़ख़म है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगी तो वहाँ बैक्टीरिया आ गए, इन्फेक्शन होगी या वायरस जो भी वॉटेवर, तो बैक्टीरिया उनकी जो जरासीम की जो ग़िज़ा है वो ग्लूकोज़ है। जैसे पट्ठों की ग़िज़ा ग्लूकोज, तो जरासीम भी ग्लूकोज पे गुजारा करते हैं। तो जब आपके खून में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा होगी तो जरासीमों को एक उसको तरगीब मिलेगी कि वहाँ वो ग्रो करें। इसलिए और वैसे भी जो जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर ज़्यादा होती है, तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो ही आपके अंदर इंसुलिन आती है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल होता है, तो हीलिंग प्रोसेस बेहतर हो जाता है और जरासीम की वहाँ से वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़ख़म जो है वो जल्दी हील होता है अगर शुगर कंट्रोल हो। अगर अनकंट्रोल हो या आपने तो या किसी को इन्फेक्शन, मतलब बहुत लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाते हैं, टीबी जिसको कहते हैं, डायबिटिक पेशेंट को हो जाती है, तो इसलिए कि अंदर कम्युनिटी लो होती है। और एक और जो बात है कि डायबिटीज़ हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वीक करती है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो जरासीम का मुकाबला करता है। अगर वो कमज़ोर होगा तो जरासीम और खुल खेलने का उनको मौका मिलेगा, तो इससे बीमारी लंबी हो जाती है और प्रोलॉन्ग हो जाती है और हीलिंग भी इम्पेयर्ड होती है। डॉक्टर साहब, जिल्द के ऊपर भी असरात को होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा देर तक शुगर बढ़ी रहे खून में तो कोई पैचेस या कोई निशान या कोई स्किन ड्राई हो जाना, ऐसा भी कुछ? हाँ जी, देखिए बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन स्किन से रिलेटेड है। सबसे जो कॉमन हमें जो मिलती है वो ख़ास तौर पे गर्मियों में भी, बल्कि सारा साल भी, कि जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ वो ज़्यादा जल्दी निकलते हैं। कोई गर्मी में ख़ास तौर पे, बरसात में कोई पसीना आता है, कोई मसाम को ब्लॉक हो जाता है, उसमें वो जो मैल कुचैल जो है वो वहाँ एंड वो जो ट्रैप हो जाती है और जरासीम भी ग्रो करते हैं, तो इस तरह उनको कार्बंकल्स हैं, सेलुलाइटिस है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बाज़ लोगों को छोटे छोटे निशान काले से पाँव पे, टांगों पे पड़ जाते हैं, ये भी शुगर की निशानी है। तो इसलिए कि जो ही हम शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं तो ये इसकी जो तादाद है, इसकी फोड़े फिंसियों के निकलने का जो शरह है वो काफ़ी नीचे की तरफ चली जाती है। तो स्किन डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है। स्किन जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और ये डायबिटीज़ के अंदर इफ़ेक्ट होता है इसको डेफिनेटली। डॉक्टर इम्तियाज़, ये बताइएगा कि जो शख्स को डायबिटीज़ नहीं है उसकी ब्लड शुगर कितनी होती है? जो आपने नॉर्मोग्लाइसीमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जिसको डायबिटीज़ है उसकी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, बढ़ी हुई कितनी होती है, और प्री डायबिटिक में क्या हिसाब होता है? ये हम कई दफ़ा ये चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल लेवल शुगर का क्या है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक वो आदमी जिसको शुगर नहीं है तो उसका क्या है कि उसको फास्टिंग शुगर उसकी 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए जी। और अगर वो खाना वगैरह खा ले, रैंडम शुगर या खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए जी। तो ये तो है नॉर्मल का मेयार। अब कुछ लोग होते हैं उनकी शुगर बढ़ती तो है, शुगर की और जो डायबिटिक पेशेंट को हम तब डिक्लेयर करते हैं किसी आदमी को कि अगर उसकी फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है, और उसकी रैंडम ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, ये 2 आवर्स मील के बाद 200 से ज़्यादा, तभी हम कहते हैं डायबिटिक है। लेकिन इसके दरमियान में एक ग्रे एरिया भी है। एक शख्स है जिसकी 100 तो उनसे नीचे तो नहीं है, लेकिन उसकी 126 से भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 110 है, ये 115 है, और रैंडम शुगर टेस्ट करता है 160 और 70 है। तो ये वो लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी जिनको शुगर होने का ख़दशा है। तो ये आपको सुन के हैरानी होगी कि अगर हम प्री डायबिटिक को और डायबिटिक को मिला लें कि जिसको शुगर होनी है या शुगर होने का ख़तरा है, तो पाकिस्तान में ये तकरीबन ये शरह 40% पे है। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा है। यानी प्री डायबिटिक और डायबिटिक की जो शरह है, उन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो तकरीबन 40%। तो ये 40% ऑफ होल पॉपुलेशन। हाँ, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितना बड़ा एक हेल्थ इशू आ रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम है। इससे सुनामी ऑफ डिजीज़ कि आपको इसको लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर नेशनली और एट द कम्युनिटी लेवल एट इंडिविजुअल लेवल टू कम्बैट दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने ये जो रेंज बताई है, मुख्तलिफ जो फिगर्स आदाद बताए हैं, HbA1c में इनको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? और ये जो आपने फिगर्स बताए हैं, ये पाकिस्तान में तो इसी तरह है, क्या कोई और तरीका पैमाइश का भी है?
जो HbA1c को हम डायग्नोस्टिक मेजर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं 2010 से तकरीबन, कि एक आम आदमी का जिसको नॉर्मल है उसके उसका जो A1c है वो 5.7 से कम होना चाहिए, और उसका अगर प्री डायबिटिक है उसका 5.7 से 6.4 के दरमियान हो, और जिसको डायबिटीज़ उसको 6.5 या से अबव हो तो उसका डायबिटिक, ओवर्ट डायबिटिक या पक्का केस डायबिटीज़ का कहते हैं। तो A1c डिटेक्ट होती है, लेकिन A1c के अंदर थोड़ा सा एक इश्यूज़ भी हैं जिसमें हम कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम A1c पे इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते। मिसाल के तो इसको खून की कमी है, अनीमिया है, तो आपकी ये हो सकता है वो शुगर, वो उसकी A1c कम हो और हालांकि उसको शुगर हो। और दूसरा यूरीमिया के अंदर जिन लोगों को किडनी की बीमारियां हैं उसके अंदर भी ये मिस इंटरप्रेट होती है। और तीसरा कुछ ऐसी बीमारियां होती खून की जैसे थैलेसीमिया है या हीमोग्लोबिन कुछ ऐसी फॉर्म्स में आती है, उसकी वजह से भी आपको इसको फॉल्स इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, तो उस पर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। या कुछ अद्वियात हम लिए होती हैं उससे भी, मतलब विटामिन C अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपका जो शुगर ये A1c लेवल थोड़ा सा इम्पेयर्ड होगा। डॉक्टर साहब, पेशाब में भी जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, बड़ी होती है, तो पेशाब में भी शुगर आती है, तो इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि कितनी शुगर है, पेशाब का और खून का क्या आपस में जोड़ है, मेल? नॉर्मली होता है ये कि हम जब एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ कि हम खाना खाते हैं हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो हमारी शुगर जब ये खून जो गुर्दों से गुज़रता है तो गुर्दे पहले इसको फ़िल्टर करते हैं एक ऐसे नेफ्रॉन के अंदर, या नेफ्रॉन समझ लें, एक यूनिट समझ लें जिसके अंदर फ़िल्टर्ड आपके अंदर जो ब्लड के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं, एक दफ़ा कारआमद चीज़ें और नाकारआमद, बेकार चीज़ें और कारआमद चीज़ें, नाकारा चीज़ें, जायद चीज़ें, ये दोनों चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। जब फ़िल्टर होती हैं तो जो जिस्म के अंदर कैपेसिटी है कि जो काम की चीज़ें वापस चली जाती हैं। अच्छा, मतलब ग्लूकोज है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे मादे हैं जो साल्ट्स हैं जो नहीं चाहिए होते वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये बड़ा अल्लाह ने हमें अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। तो जब आपका लेवल 180 से नीचे है तो ये सिस्टम काम करता रहता है। शुगर, खून में शुगर का लेवल, जब ये खून में लेवल 180 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो आपके जो किडनी है इसको इस यूरिन के अंदर इस ग्लूकोज को फेंकना शुरू कर देते हैं। तो किसी बंदे के अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब उसका जो शुगर लेवल है वो डेफिनेटली 180 से ज़्यादा है, क्योंकि 180 से नीचे सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस खून में चला जाता है। तो इसलिए कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज तब अपीयर होता है ये थ्रेशोल्ड को, इस 180 मिलीग्राम की लिमिट को क्रॉस करता है। तो बहुत आपने देखा होगा कि जब हम स्टूडेंट होते थे तो लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते होते थे। बाज़ दफ़ा बेड साइड पे एक चार्ट सा लगा होता था जिसमें निशान मतलब ग्रीन, ब्लू और येलो और रेड इस किस्म के निशान बने थे जो शो करते थे। उस ज़माने ग्लूकोमीटर का शायद इतना रवाज नहीं था, तो वो लोग उसको चेक करके यूरिन के अंदर ग्लूकोज को चेक करके तो उसके मुताबिक में इंसुलिन या अद्वियात लेते थे। तो यूरिन में अब चेक करना जो है वो जब से ब्लड के ग्लूकोमीटर आए हैं पता चल जाता है, मगर यूरिन कंप्लीट कराया जाए, पूरा यूरिन का एग्जामिनेशन कराया जाए तो उसके डायबिटिक को कुछ फ़वाइद मिल सकते? अगर करवाया जाए ना, अगर तो खुदा ना खास्ता शुगर लेवल बहुत हाई है जैसे टाइप 1 है, एक तो ग्लूकोज आएगा ट्रिपल+ या जो भी है 4+, और साथ कीटोन्स भी आ सकते हैं टाइप 1 के अंदर। कीटोन्स तेज़ाबी मादे होते हैं जो आमतौर पर नहीं होते, और ये उस सूरत में बनते हैं जब इंसुलिन की मुकम्मल तौर पे इंसानी जिस्म के अंदर कमी आ जाए तो उस वक़्त ये तेज़ाबी मादे कीटोन्स बनते हैं। अगर वो भी आ रहे हैं इसका मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि इस आदमी को शुगर भी है, और शुगर की वजह यही है कि उसके बंदे के अंदर इंसुलिन की कमी है। कीटोन्स का आना इस बात की अलामत है कि इंसुलिन की मुकम्मल तौर पे कमी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक ज़माना था बहुत साल पहले की मैं वो बात कर रहा हूँ, तो ये जब हम पेट्रोल डलाते थे तो गैलन्स में हुआ करता था, अभी जो है लीटर्स की बात होती है। इसी तरह से ये जो हम ब्लड शुगर नापते हैं इसमें कोई पैमाना कौन सा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में और अमेरिका या कनाडा में? कोई और पैमाना है? देखिए, जो पूरी दुनिया के अंदर जो 2 सिस्टम हैं, एक है कि जो पुराना सिस्टम चल रहा है जिसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर या ग्राम में होता है, मिलीग्राम में होता है या किलोग्राम में होता है। लेकिन जो इंग्लैंड है, यूके है और उससे जो कुछ जो यूरोप के जो काफ़ी सारे मुल्क
वो दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें मिली मोल्स MMOL लिखा होता है। उसमें अगर मिलीग्राम वाला है तो mg होता है, मिलीग्राम लिखा होता है, और मिली मोल लिखा होता है। इसका सादा सा तरीका है, अगर आपके पास ऐसा ग्लूकोमीटर है वो आपको इस तरफ बताता है कि आपकी शुगर लेवल 7.2 है। तो आप कहते हैं हैरान हुए 7 पॉइंट, मेरी शुगर 7 रह गई है। हालांकि ये 7 मिलीग्राम नहीं, ये 7 मिली मोल है। तो इसको मिलीग्राम बनाने का एक ही तरीका है, आप इस फिगर को 18 से ज़रब दे लें। अच्छा। मिसाल का किसी को MMOL 10 आता है तो 18 ज़रब दे तो इसका 180 शुगर है। तो 18 से जब ज़रब देंगे तो आपका MMOL वो मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आज का आखिरी सवाल जी, हाइपरग्लाइसीमिया की पेचीदगियाँ क्या क्या नज़र आती हैं? हाइपरग्लाइसीमिया जैसे मैंने शुरू में बात की कि पेचीदगियाँ ये हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं ये, क्योंकि इसकी हम 2 कैटेगरीज़ हैं जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रो का मतलब होता है छोटी नालियाँ, छोटी वेसल। छोटी वेसल कहाँ कहाँ हैं आप हम सबसे बड़ी आँख के पर्दे की जो वेसल में छोटी हैं माइक्रोवेस्कुलर, आँख का पर्दा इन्वॉल्व है जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। गुर्दों की नालियाँ बहुत बारीक हैं, नेफ्रोपैथी इसके अंदर हो सकती है। नर्व्स को जो सप्लाई करती हैं हमारे पैरों की या टांगों की नर्व्स को, वो भी वैसा नर्वोज़म जिसको कहते हैं, वो भी माइक्रोवेस्कुलर है। तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी। 3 किस्म की जो आपकी पैथीज आती हैं, ये नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट, गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट और आँख की इन्वॉल्वमेंट। ये तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैक्रोवेस्कुलर। सीधी सी बात है, उसमें क्या है कि खुदा न खास्ता स्ट्रोक का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि दिमाग की जो नाली बड़ी नाली है। दिल का अटैक, कॉर्निया आर्टरी डिजीज़, ये भी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। पाँव की नालियाँ ब्लॉक होना, ये भी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। तो ये हमारी जो बड़ी बड़ी मैक्रोवेस्कुलर की कॉम्प्लिकेशन हमारे साथ हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो देखा ये गया है कि अगर आप अपना शुगर लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, एक ट्रायल हुआ था दुनिया के अंदर, उसको UKPDS ट्रायल इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और उन्होंने न्यूली डायग्नोज पेशेंट को सिलेक्ट किया इसके अंदर। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें 1-2 चीज़ें हैं। उन्होंने जब इसको शुगर का, उनके ज़हन में था क्या अच्छा शुगर का कंट्रोल डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन को रोकता है या नहीं रोकता। ये उनके ज़हन में एक गुड क्वेश्चन हाइपोथेसिस था, एक मफरूज़ा था कि देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने न्यूली डायग्नोज पेशेंट को उनको बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, गोलियों से, इंसुलिन से, A1C बड़ा अच्छा मेंटेन किया। तो जब वो ट्रायल ख़त्म हुआ तो कुछ नताइज उसके आए। नतीजा ये निकला कि जो अच्छा कंट्रोल है वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को बहुत फ़ायदा देता है। यानी आपकी रेटिनोपैथी को, नेफ्रोपैथी को और न्यूरोपैथी को बहुत फ़ायदा पहुँचता है अच्छे कंट्रोल से, लेकिन मैक्रो को ख़ास नहीं पहुँचता। ये एक बड़ी ठीक है, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को इतना ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता। आप अच्छा कंट्रोल रखें फिर भी हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है, स्ट्रोक का हो सकता है, बाकी मामला हो सकते हैं। लेकिन एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जिसको अच्छे कंट्रोल से मिलता है वो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, यानी पाँव की जो खून की नालियाँ, वो काफ़ी पाँव का जो काटना पड़ता है या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम अच्छे कंट्रोल है। तो इसकी एक वजह समझ आई, लोगों ने कहा फिर इसका मतलब है कि जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है सिर्फ शुगर ही उसमें नहीं है, तो इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होना चाहिए और सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल होने चाहिए, स्मोकिंग भी बंद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसका मतलब और बड़े सारे फैक्टर हैं जो मैक्रोवेस्कुलर को आपको एड्रेस करने पड़ते हैं। तो मैक्रोवेस्कुलर डिजीज बेसिकली मल्टी फेसेट अप्रोच इसमें आप होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, फिर ये जाके अच्छे फ़वाइद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इम्तियाज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक बार फिर से याद दहानी कराता चलूँ कि अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह जब हाज़िर होंगे इसी जुमेरात को, अगले हफ्ते जुमेरात को, तो हम रमज़ान की बाबत प्रोग्राम करेंगे। और वो ये प्रोग्राम होगा कि कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, किसको छूट है, और रोज़ा रखें तो कैसे रखें। और फिर उसको हम अगले महीने मई में जो एक और प्रोग्राम करेंगे उसमें भी बात करेंगे कि इफ्तार में कैसे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सहरी में क्या मामलात करने हैं, और दिन भर भूख कैसे काटनी है, और खाना रात को पूरी रात जाग के है कि किस तरह से, ये सारी बातें हम करेंगे। आपके प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। आपके सवाल हमें बहुत दरकार होंगे
जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनबॉक्स में डायबिटीज़ पाकिस्तान में हमें सवाल पूछिए, कमेंट्स दीजिए, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।